हाँ, वो कभी भी बारिश नहीं हुई है सूरत में, लेकिन फ्लड था। तो वो क्या है, कैचमेंट एरिया जो ऊपर है उकाई डैम के ऊपर, वहां बारिश होती है तो सूरत के लिए प्रॉब्लम है। सो अर्लियर क्या था, महाराष्ट्र में वो कैचमेंट एरिया में डैम्स नहीं थे, तो वी वर हैविंग दैट रिजर्वर और पानी कैलकुलेशंस के हिसाब से आते थे, सब चल रहा था सही। बट नाउ इन महाराष्ट्र ऑल्सो देर आर 1, 2, 3, 4 डैम, हथुरन, प्रकाशा, लाइक दैट. So suddenly the catchment area is having rain, they release the water, and it comes, Surat is the end, right, and from there it goes to the sea. So we are the victims of all others what they are doing. So is there no solution? There are solutions. That is exactly my point. There are many solutions. Even the calculation is the basic solutions. We know the forecast, we know how much rain will come and all this. See, last 2 years if you will see, they are monitoring the situation very well. And even you can say it is not a flood, but lots of water has been released from Ukai Dam, and it just goes to the sea. See, that's what I'm saying. This water is being wasted. You know, even Yeah. today, while we are talking about it, available water is being wasted. Yes. So, in fact, I want to put this question again off to Yogendra Prasad ji. प्रसाद साहब, ये मतलब जो इतना पानी अभी भी, मतलब हम कह रहे हैं नई स्कीम एंड ऑल, कई जो मतलब पानी का ही हिसाब जो है, हम बिजली से थोड़ा पानी से हट रहे हैं क्योंकि जैन साहब हमको पानी के डिस्कशन में ले गए हैं, तो अब तो पानी पे अगला वर्ल्ड वार भी लड़ा हो सकता है और हमारे यहाँ शायद सिविल वार भी आ सकता है अगर हम, क्योंकि हमारे देश में 18% पॉपुलेशन है, 4% पानी है। तो अब आप बताइए इस प्रकार से उससे 3000 मेगावाट पावर जनरेशन हो सकता था, ये 20 मेगावाट बना रहे हैं आपको वहाँ पर स्टेट के अंदर में कोसीपुर 20 मेगावाट पावर भी कुछ नहीं मिला और फ्लडिंग हर साल हो जाती है, हर साल। एक्चुअली क्या है कि हम लोग के पास बिहार में जो कमी रही ना कि विजनरी लीडर ही नहीं रहे जो कमी रही, अब कहा जाए तो कहेंगे कि भाई हमारी शिकायत कर रहे हैं। बिहार में सुधार लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, यहाँ तक कि हमारे रिजर्वायर प्रोजेक्ट कोयल कारो है जिसमें हम 4-5 करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया। सर सारे विजनरी है, लालू बोलते हैं विजनरी है, अब मैं नीतीश भाई बोलते हैं विजनरी है, सारे विजनरी है। भी मैं कई बार गया, बाद में भी गया। अब आप सोच सकते हैं कि अब पॉलिटिशियन बोले कुछ करे कुछ। अभी रिसेंटली नीतीश कुमार ने अनाउंस किया था 3 साल पहले कि 2015 के पहले हम घर घर में बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन और बिहार की इंस्टॉल कैपेसिटी ही 323 मेगावाट है। अरे बाप रे, प्लांट लोड फैक्टर जो है 35% से कम है, 100 मेगावाट पावर जनरेट नहीं कर सकता। सर जनसंख्या क्या बताइएगा जरा? और वहाँ जनसंख्या 10 करोड़ है। अरे बाप, और गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ है, 6.5 करोड़, जो भी 6.5 करोड़, लेकिन 24,791 मेगावाट अपना जनरेशन है, बिल्कुल सही है, प्राइवेट एक्ट मिला के। तो अब सोचिए कि बिहार के पॉलिटिशियन जब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, अब पॉलिटिकल बॉस उन्हीं को बैठा बना दिया है पब्लिक ने, तो मैं क्या करूं? जहां पर पब्लिक को सोचने की शक्ति नहीं तो मैं क्या करूं? मैं तो लिखा है, ट्विटर पर भी लिखा था, लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप चेयरमैन एनएचपीसी थे तो बहुत कुछ कर सकते थे, हमने जितना कर सकते थे उससे ज्यादा कर दिया। बीइंग इन सर्विस मैंने 5 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट किया और मैं अपने सैकड़ों अफसर को लगाया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि बिहार में मेरा जन्म हुआ है, तो मैंने कहा हम रोड ही बनवा दिया। सर आपके गांव में कितनी देर बिजली आती है? आपके खुद के गांव में 1 घंटा एनर्जी भी नहीं आती है, आई गई 15 मिनट में चली जाती है। और हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह, अभी हम उनसे पूछवा लीजिए कि भैया कितना देर बिजली आती है। और सवाल है कि हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अगर इरिगेशन ही करना चाहते हैं, मान लीजिए पंप चलाना है, लेबर बुलाएंगे, चालू करेंगे, 15 मिनट बंद हो जाए, तो लेबर तो बैठा रहा ना हमारे यहाँ, उसको पैसा भी दीजिए वो अलग होगा और कुछ होगा भी नहीं। एक्चुअली क्या है कि इकोनॉमी पूरी बिहार की फेल कर रही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट बिहार इज हैविंग द बेस्ट लैंड टुडे, मोस्ट फर्टाइल लैंड एक्चुअली, बस मोस्ट फर्टाइल लैंड, बिहार के साथ लैंड तो कहीं नहीं है। बिल्कुल सही है। और इतने फर्टाइल लैंड के बाद भी वहाँ तकलीफ है, लोग अनएम्प्लॉयड है, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं बच्चों को दिल्ली लाके कहीं लाके पढ़ाते हैं, वहाँ स्कूल डेवलप नहीं किया, 8-8 लाख टीचर बहाल कर दिया गया जिसको कुछ भी नहीं आता है, 10th पास 9th पास, खाली कागज में डिग्री है। देखा इंटरनेट पर दिखाया कि संडे का स्पेलिंग लिखता है SANDY, मंडे MANDY, इंटरनेट पर दिखाया, मैं अपने नहीं कर रहा हूँ। और इतनी बुरी हालत जब कर दिया तो उस राज्य में वहाँ के लोग फिर भी वोट देते हैं इस तरह से ऐसे पॉलिटिशियन को। सर सबसे ज्यादा IAS तो वहीं से आ रहे हैं अभी भी, IAS तो यूपी और बिहार से ही सबसे ज्यादा आज भी आ रहे हैं। बाहर आगे पढ़ते हैं ना, वो आगे बाहर चले आए, दिल्ली में आगे पढ़ाई कर लिए, कहीं बाहर। हम ही लोग का बच्चा, मान लीजिए हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारे बच्चे अमेरिका में नाम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो कुछ भी नहीं होता।
हैं? तो ये बड़ी विडम्बना है सर। विडम्बना अग्रवाल साहब है इस पे आपको बोलना पड़ेगा, मतलब व्हाई वी हैव क्रिएटेड सच इम्बैलेंस। ये कहते हैं कि वो द सिचुएशन ऑफ वोटिंग एंड दिस थिंग इज सच कि देयर इज नो वे, वी वर टॉकिंग ऑफ अवेयरनेस। तो हम ये इस प्रकार की जन चेतना क्यों नहीं जगा पा रहे हैं हम? ऐसा मैं एक बार पटना गया था, तो मैंने कहा जो आपने पूछा कि इतने आईएएस हैं, सब कुछ है, फिर वहाँ पे बिहार में क्यों नहीं डेवलपमेंट होता? तो लालू साहब उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो कहते हैं साहब यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे डंडे की राजनीति बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। लोग बाग पहले ही कहते हैं कि वोट इसको दोगे नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि आपका रहना मुश्किल हो जाए। मैंने कहा सड़क क्यों नहीं बनती? वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिशियन आके कहता है कि जो सड़क बन जाएगी तो पुलिस वो आएगा तो हर रोज कुछ ना कुछ आप लोगों से लेगा। अगर आपने सड़क, अभी तो वो क्या है कि टूटी सड़क है तो वो आता ही नहीं है डर के मारे, तो इसीलिए, नहीं तो उससे वो पैसा लेगा। मैंने कहा चलो वो सड़क की बात आपने मान ली, ये बिजली क्यों नहीं है? कह रहे वो ऐसा खंबा जगह जगह लगा दिया है, खंबे लगाने का वो 50-100 रुपये इंस्पेक्टर ले जाता है। वो कहता है कि जी अगर इसमें बिजली आ गई तो ये 50 रुपये तो आप मांग रहा, फिर इतने पैसे मांगेगा जो आप दे नहीं सकते। तो कहता है ये बिजली का हाल है। तो उस जमाने में ये था हालत के लोग बाग, गांव के लोग ही खंबे फंबे उखाड़ देते थे कि ये भाई इसमें बिजली आएगी तो ये परेशानी है सड़क। तो वहाँ पर अगर हम जो है लोग बाग जो पढ़े लिखे लोग हैं इस चीज़ को चेक नहीं करने में कामयाब हुए कि हम लोगों ने मतलब बताया ही नहीं लोगों को कि भाई इसका फायदा है, नुकसान नहीं है, बल्कि उसकी बात क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी तो डर के मारे किसी ने मेहनत भी नहीं की उसमें। तो ये इम्बैलेंस इसलिए है। बाकी जो प्रॉस्पेरस थी स्टेट जिनमें आदमी थोड़े बहुत हिम्मत कर सकते थे, जैसे हिमाचल प्रदेश छोटी सी स्टेट है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत पहले हो गया। पंजाब में इलेक्ट्रिफिकेशन आप देखिए कितने दिन पहले हो गया, हरियाणा में हो गया। हालांकि हरियाणा में बहुत तरह के नहीं, ये इसमें से एक बात बनके ये निकलती सर, ये छोटे स्टेट हैं, ये मैनेजेबल थे, इनमें इतनी मतलब ये भी एक बात आती है सर। ये देखिए 10 करोड़ का पॉपुलेशन बता रहे हैं और हमको पता है कि यूपी के अंदर तकरीबन 21 करोड़ है आदमी है। आप क्या बताइए, 21 कहते हैं जो भी है। अब जैसे ये 6.5 हमारा महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूं कि तकरीबन वी आर अबाउट 11.8 करोड़, मैं महाराष्ट्र की एग्जाम्पल और हम तकरीबन 30 गीगावाट। हाँ जी, हाँ जी। जो महाराष्ट्र की बात पे ही आ रहा था मैं कि जो महाराष्ट्र है उसकी पॉपुलेशन कम नहीं है, 10 करोड़ से ऊपर है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि 11.8 करोड़ है। उसमें बिजली की कहाँ प्रॉब्लम है? किसी जगह हो सकती है। और नहीं सर, हमारे गांव में बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ गांव को हमने खुद लिखा है नक्शा के अंदर कि तकरीबन 12 से 16 घंटे बिजली नहीं मिलती है हमारे यहाँ। मैं आपको इसकी मेजर बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये पॉइंट सबको पता चलना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र $250 बिलियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और 250 बिलियन में से 125 बिलियन तो केवल मुंबई नगरी एमएमआर रीजन करती है। ख्याल करिएगा बाकी जगह अंधकार ही है। गढ़ गया, सिंह भी गया, सब कुछ गया, गढ़ रह गया, वो छोटा सा गढ़ एमएमआर रीजन मुंबई मेट्रोपोलिटन जैसे आपका नेशनल कैपिटल रीजन है, इस प्रकार से वो बचा हुआ है। नहीं तो महाराष्ट्र की तो त्राही पोजीशन है। जो हमारे सीएम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, वो सत्यानाश कर दिया 10 साल में। माधव बोले आए, कहते बिजली की कोई जरूरत नहीं है, वो दाबोल को बंद करके रखे हुए थे। आज दाबोल 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करके भी चला रहा है, गैस मिल जाए तो चलाएगा। ऐसा महाराष्ट्र में फिर भी पोजीशन बड़ा स्टेट होने के बाद बहुत अच्छी है, और उसको आप यूपी बिहार से देखें तो यूपी बिहार से कम 100 गुना अच्छा है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, 100 गुना अच्छा है सर। ये ऐसा है ना सर, ये हमारे यहाँ एक बड़ी बेकार बात, अभी ये जो कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बड़ी बेकार बात कही थी मीटिंग में, उसमें से हम उठ गए थे। वो मीटिंग में ये था कि मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड बहुत फर्क है। तो वो जवाब क्या दिया, वो मीटिंग में 40 में हमको बुलाया था उस मीटिंग में, और बोले कि भाई हम तो कभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के बराबर जा ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बराबर कर देते हैं। ये वो वाली बात हो गई। तो ये थोड़ा बड़ा डेंजरस है सर, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन वाली ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोल्स हो गया हमारे कंट्री में। नहीं, लेकिन हमें जो जहाँ अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट है, हमें उसके हिसाब से उसको बेंचमार्क मानना चाहिए। जैसे गुजरात, अगर हम ऐसा बेंचमार्क ना करें कि हम देखें कि भाई बिहार तो नहीं, वो महाराष्ट्र बहुत अच्छा, अब चुप हो जाए सर। वहां तो सब जर्मन इन्वेस्टमेंट 80% भारत का एक स्टेट में लगा है। अब वो देख रहे हैं गुजरात में जाऊं है, क्योंकि अभी बिजली परिस्थिति खराब हो गई हमारे यहाँ भी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत खराब हो रही है। तो ये जो परिस्थिति जब डेवलपमेंट होता है ना सर, डिमांड सप्लाई का ऐसा होता है कि स्क्यूड मॉडल है, लोग पहुंच जाता है उधर ही। अब ईस्टर्न साइड में आपका सारा कोयला पड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न को डेवलप नहीं कर रहे हैं,
और आप लॉन्ग डिस्टेंस व्हीलिंग कर रहे हैं। जहां तक बिजली की बात आप करते हैं, तो जब मैं एक जो कैलिफोर्निया की विजिट की बात कर रहा था, उस समय मुझे अंग्रेज ले गए थे जगह जगह, बिल्कुल, और उधर उन्होंने एक जगह कहा, मैंने कहा यहाँ पे तो ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं दिख रही, तो कह रहा है इस कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोमैक्स से या डीजी सेट से काम करते हैं, एंड दैट इज मोर देन 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो वहां पर इतना डेवलप होने के बाद तो ये कुछ लोकलाइज रीजन की वजह से था वहां पे, नॉट दैट के दे मतलब उनके अंदर वो नहीं था कि वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन इतनी ज्यादा लंबी थी और आदमी रहने वाले गिनती के थे, तो उन्होंने उसको नहीं किया होगा। अब हो सकता है कर दिया और पिछले 12-14 साल में। तो हमारी अपील ये रहेगी कि जो भी बिजली का विकास हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा किया जाए, वो एक अच्छी स्टेट को देखते हुए बेंचमार्क को देखा जाए, ना कि एक खराब को देख लें कि भाई ये बिहार को देख लिया, यूपी को देख लिया, वो बेंचमार्क ना बनाया जाए। वो नहीं, वो तो बिल्कुल उसका सही है। मतलब थरेजा साहब, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। आपने फ्लड की बात की, और इंसिडेंटली मैं पटना में मैं गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन का चेयरमैन था। तो जब मैं पूरे बिहार का, वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का पूरा ये मेरे पास एरिया था, तो मैं जब पूरे फ्लड का मास्टर प्लान स्टडी किया, तो उसके बाद ये देखा कि जो हमारे फ्लड के प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो बहुत पुरानी सोच से बने हैं, बहुत शॉर्टकट्स के तरीके से, कि कहीं किसी को प्रोटेक्ट करना है तो एक बंद बना दिया, फिर दूसरे किसी गांव को प्रोटेक्ट करना है तो एक बना दिया। तो जब टोटल स्कीम को देखा तो ये लगा कि आज की डेट में अगर वो किसी को प्रोटेक्ट करता है तो किसी को वो फ्लड कर रहा है, किसी और को, जबकि वहां डेवलपमेंट उस टाइम नहीं थी, वो बाद में डेवलपमेंट आई। तो मिनिस्टर वहां जो वाटर रिसोर्सेज के थे, मिस्टर यादव, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको ये कहा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लड प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए पहले बजट बहुत कम होता था, 800 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ तक के फंड्स आ रहे हैं। तो बिहार चाहे तो एक अपने स्टेट के लिए रेवोल्यूशन ला सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कि जैसे योगेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि डैम्स या स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, जो होल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे भाखड़ा कंट्रोल करता है, इस तरह के वहां भी प्लान्ड हैं और वो बनने हैं, तभी लास्टिंग कंट्रोल होगा। बट जितने भी बंडिंग ऑलरेडी बने हुए हैं, उन सारों को नई न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एनालिसिस करके ये निकाला जाना, ऑलरेडी ये स्कीम्स बनी हुई हैं। क्योंकि अब जो कंसर्न्स या जो अब पेन होती है फ्लड में लोगों को देखते हुए, पहले एक जमाना था लोग कहते कि थोड़ा टाइम हम धोती ऊपर उठा लेंगे फिर भी पानी में खड़े रहेंगे, हमने वो चीज भी देखी है और दिल्ली जैसे जगह में देखी है। बिल्कुल, फ्लड आएगा निकल जाएगा, ये हमारे लिए एक प्लेजर है। बट अब लोग उस तरह की सिचुएशन में नहीं है, अब लोग थोड़ा भी इनकन्वीनियंस टॉलरेट नहीं कर सकते, और हमारे देश के पास अब रिसोर्सेज हैं, सोच है। फ्यूचर में आप देखेंगे कि अभी हमने कश्मीर में, जेएनके में जो कुछ देखा, या और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देख रहे हैं, पूरी तरह की स्कीम्स हैं फ्लड प्रोटेक्शन की, कंट्रोल्स की, वो सारी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड होंगी। अभी आपने उकाई के वाटर को जाने का कहा कि पानी जाता है वहां, वेस्ट जाता है, जैसे जैसे कंपल्शन और नीड बढ़ेगी, उस पानी को रोकने के लिए मेरे को जो खर्चा करना पड़ेगा वो मैं अफोर्ड कर सकूं, मैं उसी पानी को मैं पंप करके। तो इसी बात पे सर वो थोड़ा, क्योंकि तो होगा ना, बिल्कुल। तो यही बात सर कल्पासर प्रोजेक्ट के बारे में ये कहिएगा अभी योगेंद्र प्रसाद जी, आपसे सुनना। ये कल्पासर, यही जो स्टोरेज वाली बात आई, समुद्र में पानी जा रहा है, तो आप तो इन्वॉल्व थे इसमें, तो कल्पासर का थोड़ा ब्रीफ बताइएगा सर, कि कल्पसर जो हम कह रहे हैं, और एकदम सर ब्रीफ में बताइएगा। 8 नदियां मिलती थी आकर के, और टोटल स्कीम करीब 60,000 करोड़ का था। राइट सर। जब मैं चेयरमैन एनएचपीसी था तो मोदी साहब ने मुझे बुलाया था, भावनगर में मुझे बुलाया भी था इसके बेनिफिट्स के ऊपर, और उस पर स्टडी स्टार्ट हुआ था। और वो प्रोजेक्ट आने से करीब मोर देन 3 लाख हेक्टर जमीन में जहाँ सॉल्ट जमा होते थे, वो सारा लैंड फर्टाइल हो जाता, और उससे बड़ौदा होकर एक रोड निकल रहा था, जिसकी वजह से बम्बे की दूरी हमारी 200 किलोमीटर कम हो जाती, और वहाँ करीब 15-16 हजार मेगावाट टोटल पावर जनरेशन भी होता। बहुत बड़ा स्कीम था वो, लेकिन उसके 1 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट गिर गई। यहाँ पर जो प्रमोद महाजन ने जो
कहा कि साइनिंग इंडिया करके कुछ मतलब इंडिया शाइनिंग कैंपेन के समय की बात। इलेक्शन जल्दी कर दिया 6 महीना पहले और संजोग से एनडीए गवर्नमेंट चली गई। पर अभी तो हम सुन रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट मोदी साहब का एकदम पेट प्रोजेक्ट है अभी। हाँ, लेकिन कौलसर पॉइंट पर पूरी स्कीम बनी हुई थी, मुझे याद है, डीपीआर भी थे, जो भी प्रिलिमिनरी बना था लेकिन डिटेल बनाना था। अब मोदी साहब का क्या उसमें आइडिया है, जब देखिए कोई अमेरिका से लौटते हैं, मीटिंग होती है। नहीं, वो तो उनका फेवरेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि आई विल रिमाइंड हिम, एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। दैट प्रोजेक्ट इज वेरी गुड फॉर गुजरात और वेरी गुड फॉर, अकॉर्डिंग टू सच प्रोजेक्ट शुड कम अप। कि हम सुन रहे हैं कि रोटरडैम के पोर्ट के लोग इन्वॉल्व है इसमें। नहीं, बात है कि रिजर्वायर प्रोजेक्ट जहां भी है, हाँ जी, उसको बंद नहीं चाहिए। जैसे बिहार के अंदर में इतनी बुरी हालत है, कोलगारो प्रोजेक्ट, उसका गोल्डन प्रोजेक्ट है, इतना फायदे थे उससे। राइट। उसके बाद आपको शंख प्रोजेक्ट था बिहार में इतना अच्छा पोटेंशियल सब था। और फिर नेपाल से मैंने ट्राई किया 3-4 प्रोजेक्ट लाने के लिए, करनाली, सप्तकोशी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो हेड था उसको दिमाग ही नहीं था। बिहार के जो मिनिस्टर होते थे उनको समझ में नहीं आती थी। तो मैं क्या करूं भाई, एकदम इवन जसवंत सिन्हा एक आईएएस अफसर थे, उनको भी मैंने समझाया, ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ही। अरे नहीं, कोलकाता में बहुत झगड़ा तो मुझे करना था, आपको क्या तकलीफ थी। सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि किसी स्टेट के लोग काफी विजनरी हैं, कहीं विजनरी नहीं है, तो उसका बिहार कोई पाप किया होगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच पोटेंशियल, और वहां के नेता इतने इनकेपेबल हो गए कि बातें यदि बनाते रहे, काम नहीं किया। अब सोचिए कि आज के दिन में बिहार की इंस्टॉल कैपेसिटी 10 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन पर 323 मेगावाट है। मैं तो उस दिन मिनिस्ट्री से निकाला ट्वीट करने के लिए टारगेट कागज सब की क्या इंस्टॉल कैपेसिटी है, तब मुझे आश्चर्य हुआ। सर ये तो फिर सबसे पहले तो बिहार को कुछ करना चाहिए, बहुत जरूरी है। फॉर फुटिंग पे, वार फुटिंग पर कुछ करना चाहिए। अब बिहार के लिए नेपाल से करने से फिर फ्लड रुक जाएगा, काफी ज्यादा वहां पर जमीन जितनी अच्छी है वहां प्रोडक्शन बहुत होगा एग्रीकल्चर का, और बहुत कुछ फायदे हैं बिहार को करने से इनका। लेकिन अब सवाल है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर तो उसको है पावर, अब इलेक्शन खत्म हो, दूसरा इलेक्शन हो, अगले साल चेंज हो, देखा जाए क्या होता है। अभी देखते हैं कि जाति समीकरण, अरे भाई इंसान की जाति क्या होती है भाई, ये तो सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष में कोई भी स्टेट में जात का नाम जो चलता है बहुत खराब है। गीता को लोग पढ़ते हैं, सब लोग, सब कुरान पढ़े, जो भी पढ़िए आप, चाहे ये महाभारत पढ़िए, जो भी धर्म ग्रंथ पढ़िए, लेकिन समझ में आपको आएगा कि भाई जात नाम की कोई चीज नहीं थी कहीं। राइट। जात पर क्वालिटी पर आदमी एजुकेशन पर होना चाहिए, लेकिन सवाल है जात के नाम पर, कुछ नाम पर कोई किसी को वोट दे देता है। नतीजा क्या है, तो आप मोटा मोटी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करना चेंज होगी तो, लेकिन अदरवाइज देयर इज विकल्प है इसमें। विकल्प देखिए, जानते हैं, एक चीज बताइए अजय साहब, हम नहीं कहते हैं, जो एनसीआर की स्टडी हुई थी जिसमें दिया था कि बिहार के लोग सबसे इंटेलिजेंट होते हैं ज्यादा, बिहार में सबसे अधिक आईएएस प्रोड्यूस हुआ और इंटेलिजेंट आईएएस प्रोड्यूस हुआ, या इंजीनियरिंग सर्विस से आया। एक समय था कि हम लोग 4-5 आदमी बिहार के चेयरमैन थे यहाँ, राइट, और कुछ भी बिहार के लिए नहीं कर सकते। राइट। अफसोस होता है मुझे भी, लेकिन कर क्या सकते हैं। राइट सर, कुछ भी कोशिश करने से। एनीवे मैं मोटा मोटी समझ रहा हूँ कि बिहार को फॉर फुटिंग पे करना चाहिए एक बिल्कुल। हाँ जी, और बिहार में पॉलिटिकल चेंजेस लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि, और अब संजोग से सोशल मीडिया इतना आ गया है, जो हमने भी इतनी आर्टिकल में लिख दी है अपने मीडिया पर, जो फेसबुक पर और ये ट्विटर पर, कि एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग सोचेंगे जरूर कि भाई सत्यता भूल जाओ बिहार में। सर एक आखिरी पार्ट है इस डिस्कशन का, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भूटान के साथ हमारा कोऑपरेशन है, ये नेपाल के साथ है, इसको हम बढ़ाए हैं, ये तो बहुत अच्छा है, करिए पड़ोसियों के साथ। ग्रांट्स भी भारत अपना इन्वेस्ट कर रहा है, जिस प्रकार अफगानिस्तान में तो बहुत इन्वेस्ट करके नुकसान भी हो जाता है, लेकिन इससे संबंध तो बढ़ते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, 1.5 लाख मेगावाट जो हम बोल रहे हैं, चलो हम मान लें पहले राउंड का 50,000 मेगावाट इनका फिगर ले लें, ये हम नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, सिक्किम, इनके लिए हम आउट ऑफ द वे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर करके इनको अपनी तरफ करने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है हमें? ऐसी क्या बात है जो नॉर्थ ईस्ट में काम किया है? मैं शर्मा जी चाहूंगा जवाब दें। इसका हम बात दूंगा आपको, एनएचपीसी ने सबसे ज्यादा स्टडी किया है, आप भी, क्योंकि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बहुत स्टडी कराया है। राइट सर। और सबसे बड़ी बात है कि अब हमको लगता है कि मोदी साहब ऐसा विजनरी गवर्नमेंट आने से समझ में आ जाएगी बातें। वहां पर यह था कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जहां भी हमारे आ रहे थे, एक तो बड़े बड़े ब्रिजेस थे, तो ब्रिज का खर्चा आप हाइड्रो प्रोजेक्ट क्यों लोड कर रहे थे? ब्रिज का खर्चा भाई तो स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए ब्रिज का खर्चा, रोड खर्चा मैं यही दिया था गवर्नमेंट को कि आपको होम मिनिस्ट्री का इतना ज्यादा फंड है,
मैं एनएचपीसी से रोड बनवा दूंगा, ब्रिज बनवा दूंगा, पर उस खर्चे को प्रोजेक्ट पर मत डालो। प्रोजेक्ट पर डालना है तो आप डैम का कॉस्ट डालो, राइट, टनल का कॉस्ट डालो, मशीनों का कॉस्ट डालो। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आप कह रहे हो होम मिनिस्टर से। अच्छा, क्या है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लेस। तो उसमें क्या है कि रिहेबिलिटेशन का खर्चा बहुत कम है, झगड़ा भी बहुत कम है। केवल ये ब्रिज जो बनाने हैं, रिवर्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरा है कि वहां पर लोड फैक्टर बहुत ज्यादा है, वाटर का जो लोड फैक्टर है मोर देन 70% है, जो कि इटसेल्फ ए वेरी वेरी बिग थिंग। बाकी जगहों में 40-45% पर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहां पर इतना ज्यादा है कि पूरे कंट्री को फिट कर सकता है, काफी फॉरेन एक्सचेंज बचा सकता है। मैं बोल रहा था 1.5 लाख मेगावाट करीब है, जो हम आज जो दूसरी बात कर रहे हैं नहीं है, बड़ा है। अगर 70% अधिक लोड फैक्टर पर आप 1.5 लाख मेगावाट प्रोजेक्ट अगर बना दिया, मान लीजिए 1 ही लाख बना दिया, हाँ जी, तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कितना ऑयल का इंपोर्ट बचेगा। बिल्कुल सर, इट शुड बी डन ऑन टॉप फुटिंग, टॉप प्रोजेक्ट। आपका रुपीज का अप्रिसिएशन होगा और वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा अपने लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम होगा कि इसी के पीछे पड़ जाए। यस, ऐसा आप पड़ जाए, वहां इतना रोड बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे कि भाई चाइना का कोई अटैक ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, उसी में वो डैम पड़ा होगा, इसे ना बिल्कुल हम बना लेंगे तो बिल्कुल कोई आदमी क्वेश्चन नहीं कर रहा। अरुणाचल पर तो मोदी साहब पहला आदमी है जो इलेक्शन कैंपेन में गए थे, बोले थे, और मैं सोचता हूं कि वो करना बहुत जरूरी। हम तो एनएचपीसी का बड़ा हब बनाने जा रहे थे, एक एमडी पोस्ट क्रिएट कर रहे थे, 24,000 मेगावाट ऑलरेडी हम वहां पर हेलीकॉप्टर रख करके 2 बार, जो कोई पॉलिसी में हेलीकॉप्टर भाड़ा नहीं करता, मैं हेलीकॉप्टर रख करके पूरे इंजीनियर को लगा करके 24,000 मेगावाट का डीपीआर तैयार कर लिया इवेंट, और उसको सारा शाही हो सब मिलकर प्राइवेट को दे दिया। और प्राइवेट से प्राइवेट क्या करेगा? प्राइवेट को तो देखिए आज के दिन में और डर हो गया है कि कोल ब्लॉक 20 साल के अलॉटमेंट के बाद कैंसिल कर दिया, भिखमंगा बना दिया। अब आपको जिंदल या कोई जेपीआई सब 20,000 करोड़। कल तो सर प्राइम मिनिस्टर तो 30 बिजनेसमैन को कल के दिन सांत्वना दे रहे थे कि अब ये नहीं होगा। अब कर्जा सुनिए, कर्जा ले देखो अब बोले अब नहीं होगा, बोले सवाल है कि अब नहीं होगा तो अलॉटमेंट प्ले कैसे करेंगे? सुनिए, आज के दिन में जो अलॉटमेंट है, चाहे जिंदल को है, चाहे जेपी को, किसी को है, वो सब ट्रांसपेरेंट मैनर से नहीं है, सब एमओयू रूट से है। बिल्कुल सही है। जिस रूट से कोल ब्लॉक कैंसिल किया गया, एनएचपीसी से लेकर देना था प्राइवेट को, और क्या हुआ? सबसे बड़ा खराब काम क्या हुआ कि एनएचपीसी का जो कंसल्टेंसी रेट से एस्टिमेट बना था उस रेट पर दे दिया गया। वो नहीं जमेगा। डिपार्टमेंटल रेट तो बहुत कम होता है, जो पेड़ 200 रुपए करोड़ का खर्चा हुआ था, मिनिमम उसे 600 करोड़ में देना था। तो सवाल है कि यहां तो सबको पॉकेट गर्म करना था। राइट सर, शर्मा जी आपका क्या व्यू? आप तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया अभी आपने, तो ये मतलब आप लोग काफी प्रोजेक्ट्स का वहां डीपीआर भी किया आई थिंक, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? प्रसाद जी की जो बात है, देखिए क्या प्राइवेट सेक्टर सक्सेसफुल हो सकती है या उसके अंदर मुश्किल है? आज की स्थिति देखते हुए तो मुश्किल है। ओके, तो क्योंकि जो ये डिसीजन हो गया, इसमें 2 चीजें हैं जो मैं सुबह भी बता रहा था कि यदि 20 साल में जो भी डिसीजन लिए, जिसने भी लिए डिसीजन, किसी भी लिए, लेकिन तो ये 20 साल वो यदि 20 साल में लीगल डिसीजन नहीं है, तो ये 20 साल के बाद प्रोजेक्ट यदि किसी ने बना भी लिया तो वो रिवर्स हो गया। तो उसको देखते हुए अब लोगों के प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे पहले शंका आएगी कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा लेकिन ये चला भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरी अलॉटमेंट सही है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं यदि सीएजी की वजह से ये यदि हुआ, अब ये डिबेट होगी, उस डिबेट में ये प्रश्न उठेगा कि भाई पहले जो भी मतलब एक ओनर जो पैसा लगाएगा अपना या प्राइवेट इक्विटी वाला पैसा लगाएगा, कहेगा पहले भाई इसको सीएजी को क्यों ना दिखा लिया जाए। हाँ, उसके बाद करेंगे काम। उसके बाद पहले सीएजी को दिखा लिया जाए, क्योंकि हम जब पब्लिक सेक्टर में भी थे, जब विजिलेंस देखते हुए कहते भाई इसको चिट्ठी भेज दो सीवीसी को और उसे करा लो कि भाई अब पहले ही सीवीसी देख ले, उसके बाद ये ना करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं, प्रशासन साहब को मालूम है। तो अब जो है सीएजी को लेके ये लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई सीएजी को दिखा लो पहले, कोई ऑडिट है, यदि अलॉटमेंट ठीक हुई या नहीं है, और अलॉटमेंट ठीक है तो सीएजी से स्टैंप लगवा लो, नहीं तो कल को दूसरे राय आ जाएंगे और ये सारा 20 साल के बाद ये चिट्ठा खुल जाएगा। तो इसलिए ये डर बहुत हो गया के बाद फिर आएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी हाँ, तो अग्रवाल साहब ये इस तरह का बन गया है कि जो आम मीडिया में जो बातें होती है उससे पूरी रिवर्स बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ये लोग ऑब्वियसली एक डर की बात है कि पूंजीपति अपना पैसा लेके जाता है, वो अपना घर बार तो नहीं बेच देगा,
वो अपने सबको बर्बाद तो नहीं करेगा, उसको भी तो कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बात ऐसी आ रही है कि इस प्रकार से मतलब करी जाए, गोलमाल किया जाए, जो भी है हो गया गोलमाल, उसको करने दिया जाए, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, लास्ट में मरता तो बिजनेसमैन है जिसको बेचारे को कोई उसका माँ बाप नहीं है। देखिए ऐसा है कि जिस समय ये प्रोजेक्ट चने मुरमुरे के भाव बेचे गए प्राइवेटों को, चने मुरमुरे के भाव, हाँ अच्छा। मतलब मैं इसीलिए कहूंगा कि मतलब उन्होंने, बेचे गए, अच्छा सर। हाँ मतलब अच्छा, बिड भी नहीं किया उन्होंने? नहीं बिड कहाँ हुआ था, अच्छा, ये एमओयू हो गए सारे, बिड अच्छा, नहीं तो दे दिए गए। बेड कहीं ना सुनिए बात आते हैं। मैं बहुत पहले से कहा था कि हाइड्रो प्रोजेक्ट आप मोस्टली पब्लिक सेक्टर में बनवाइए। रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के काम प्राइवेट सेक्टर को करना बहुत डिफिकल्ट है, इनको हेल्प भी नहीं मिलेगा जो लोकल अथॉरिटी से। सेकंड चीज है कि इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा होता है, ये लोन लेंगे उसमें भी खर्चा ज्यादा पड़ेगा, बहुत सा प्रॉब्लम्स है। और असेस करना है किसी कम्युनिटी क्या है, तो एक्चुअली हाइड्रो प्रोजेक्ट को तो मोस्टली पब्लिक सेक्टर में बनवाना था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दिस एरिया में आ सकते हैं, लेकिन डेवलपर करके प्रोजेक्ट ओन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ वही कर रहे हैं। परंतु इसी पे क्विकली हमें वो इसलिए- गोयल साहब से पूछना पड़ेगा। गोयल साहब, इसी में ये सप्लीमेंट करना चाहता हूं। हाँ सर बोलिए। ये तो ऐसा हो गया कि हाँ सर भारी पड़ गए प्राइवेट सेक्टर वालों नहीं के ऊपर। एक्चुअली क्या है कि PSU देखिए हाइड्रो के लिए इस तरह का हमारे पास टेक्निकल बैंक नहीं है जैसा थर्मल के लिए है कि आपने थोड़े दिन सिखाया, क्योंकि वहां पर एक टेलर मेड तो डिजाइन नहीं होती, हर एक की एक स्टैंडर्ड डिजाइन है। अगर एक सीख गया तो वो 20 आदमियों को उसी तरह की चीज बनानी सिखानी है, उसने काम चल गया। यहाँ पे हर चीज टेलर मेड है हर प्रोजेक्ट के लिए। जब इस हर तरह की प्रोजेक्ट चीज अलग है इसमें, हाँ टोटली अलग है। हाँ जब अलग है तो हमारे पास जब टेक्निकल इतने आदमी नहीं है तो पहले हमारी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको पहले ये स्टडी करना चाहिए कि हम इतने सारे प्राइवेट को दे रहे हैं तो ये मैन पावर कहां से लाएगा। अब हुआ ये कि जितने प्राइवेट थे अब इन्होंने दिखाई दिया कि एनएचपीसी, कुछ एक टहरी, कुछ एक सतलज, 3 जगह की मैन पावर ली। नतीजा ये हुआ कि वहां पे जो थे आदमी उधर भी काम नहीं कर पाए ढंग से, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली और प्राइवेट का काम चला नहीं। तो इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ इस तरह की पॉलिसी का कि हमने एकदम हम प्लान्ड वे में करते कैपेसिटी एडिशन और बेशक प्राइवेट के साथ जे भी कर लेते। नहीं तो- ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जॉइंट वेंचर या जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट सेक्टर मॉडल अगर करा जाए जिसपे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाए कि जॉइंट सेक्टर मॉडल। जी, जी। क्योंकि देखिए एक तो फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ पीएसयू की वाली बात आई और जहां देखा गया फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा अलग ढंग से काम करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो साहब, इसमें मतलब मैं ये कहना- दोनों मैच क्यों नहीं हो जाए सर? ऐसा मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय ये हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जापान में बम गिरे थे, बिल्कुल खत्म हो गया था, तो उन्हें भी इतनी बात की समझ थी कि अगर हम अपने आप भागना शुरू करेंगे तो अगले 500 साल में भी डेवलप नहीं करेंगे। उन्होंने करीब 2.5 लाख की करीब एमओयू साइन किए फॉरेन कंपनियों के साथ, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ा होना पहले सीख जाएं। जब उनकी सीख गए तो आज वो उससे आगे निकल गए, वो खुद इसी बना रहे हैं तरह- सब कुछ। इसी तरह प्राइवेट और इनको पहले जॉइंट वेंचर में आना था, उसके बाद आना चाहिए। उसके Stage- बाद जब स्किल डेवलपमेंट हो जाता, अब ना तो हमारी अब स्किल एक तरह से ये एनएचपीसी टहरों की वो खत्म हो गया, एनएचपीसी खत्म हो गई, उसके आधे आदमी इधर उधर तितर बितर हो गए। टहरी में आदमी पहले से ज्यादा नहीं थे, सतलज में ज्यादा नहीं थे। अब आपको कुछ हाइड्रो डेवलप कराना है तो आदमी आप नहीं है। करें, आदमी नहीं है, बिल्कुल। और आदमी नहीं होने की कारण से टॉप मैनेजमेंट गोयल साहब चुप बैठे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं गोयल साहब आपने सक्सेसफुली किया अभी प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? We wish when NHPC was created from Central Water Commission, from CEA, it should have succeeded. Why private sector came in? Because it failed. It failed government expectations. It failed people expectations. That's why the alternative was to try something else, to try private people. So failure led governments towards think other differently. other alternatives for Alternatives, private yeah. sector people. And create some competition in the environment. That's right. Yeah. And in private sector, I would say the expertise was available in government sector. So they have plugged it. So Lock, stock and barrel. Poaching कर लिया. in the private sector, because hydro projects, they take longer periods. Right from the MOU to final commissioning, it takes 12 to 15 years minimum. I know. On the government side, it has taken 30-40 years also, many projects I can tell you. So in the private sector, if it takes any project which can take 12, 15, 18 years, it cannot be a success. In the private sector, project has to be done fatafat.
They have to go for that. It has to go फटाफट. फटाफट हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं होता है. The energy on the grid has to come. Energy on the So grid that has to billing come. starts. And second option now is the joint combination of government and private sector. This has to be tried. This can be a big But success. this is a very good success because both have some strengths. I see neutrally because both the sides will have their own argument. But I see that the biggest strength of private sector is the free enterprise model and the ability to generate capital. And on the government side, it is the ability to work systematically and go for execution. And they, government can work with government. वो clear करा सकती है. उसको पता है system में कैसे काम करना है. तो इन दोनों की जो strength है सर मिला के joint development model, which is we are trying it in Bhutan and everywhere. Why don't we try here? That's right. It has to be tried. मेरे को तो समझ में नहीं आ रही हम उसको यहाँ क्यों नहीं apply कर रहे हैं? And second thing is, the government has never considered private sector as a body like government departments that they are equally good. But what is the when we difference, go sir? to the ministries, when we go to Technically, any, there are just two management styles. When I see it, there are three management styles in the country. One is private sector, one is public sector, third is cooperative sector. So this is a type of a special type of a hybrid model where you are bringing a private sector and public sector together to develop a joint cooperative model. That's right. And then give them all the space and time so that ये जो fight ही खत्म हो जाए, ये खेमे ही खत्म हो जाए. प्रसाद साहब क्या कहते हैं? second thing is I'll just take 1 minute हाँ जी, हाँ more. The impressions. When we go from a private sector to any government department, to Ministry of Power, to Central Electricity Authority, to Central Water Commission, the impression we get is they consider still we people as private contractors. They are not considering us equal developers. We are Like you going there. we are not less than NHPC. We are not less than SJVNL. But when they talk with us, they think we are contractors. मतलब आपके So जैसे that आदमी impression- जो experience है पहले, That impression has not changed वो with पहुंचे the उसके government बाद भी हाल departments. We may be equal developers, but they're not treating from their heart we people like that at so all. there is a system of untouchability. So that system has not, that thinking has not changed. caste system आ गया है That ना? thinking has not changed. नहीं तो क्वेश्चन है, देखिए पहले साहब हाँ जो जी। अच्छी बात बता दें, कहीं भी बहुत पहले से मैंने भी इस इशू पर काफी डिबेट हुआ था, उस पीरियड में भी मैंने शुरू में ही बता दिया था कि साहब प्राइवेट सेक्टर में इतना टाइम नहीं है कि वो इंजीनियर को रिक्रूट करके अब 5 उसको साल train करे, wait करे, ट्रेन करे, उसके पास अब टाइम नहीं है, वो हाँ, नहीं मैं कर समझ गया। सकता उसको है। पहले और दिन हाइड्रो रिजल्ट चाहिए। सेक्टर ऑल द प्रोजेक्ट्स वर सेपरेट डिजाइन, इसलिए हाइड्रो को आप चलने दीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में, हाँ जी। क्योंकि इसमें रिहेबिलिटेशन भी है, बहुत सा प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करना है, और लेट थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। टोटली उसमें कहा था टेलर मेड चीज था, आदमी इंगेज करते ज्यादा कर लेते, तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं सोचा कि साहब हम प्रॉब्लम में, हम सोचा कि हम बहुत अच्छा से निकाल सर देंगे। वहां तो कोलगेट सब आके वही हुआ ना। देखिए जो आपको फर्क कहाँ पड़ा? एक चीज मानिएगा कि वर्ल्ड वाइड देखिए थर्मल के लिए तो कोई बॉडी नहीं है वर्ल्ड में, कहीं नहीं है, केवल क्या है कोल डैम है, जो लार्ज कमीशन कोल डैम सारा हाइड्रो के लिए है, क्योंकि हाइड्रो में डिजाइन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, हर प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट है और सारे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स है कि वर्ल्ड के हर कोने में, इवन कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में, जहां भी हाइड्रो का वर्क हुआ है और पार्टली न्यूक्लियर भी सरकार अपने हाथों की है, और थर्मल का काम मोस्टली प्राइवेट से कराया है। तो मॉडल नया नया ट्राई करना नहीं चाहिए। और गोयल साहब का सही कहना है कि जब गवर्नमेंट के अंदर ई जाके काम करने जाते हैं, मान लीजिए कि किसी कारण से रिप्रेजेंट किया, जब एनएचपीसी थे तो दूसरा व्यवहार था, प्राइवेट में क्या था। बात क्या है कि आपको सब लोग, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर के जहां आदमी आया तो सरकारी अफसर भी डरता है कि पता नहीं कल हम सही भी काम करें तो लोग कहेंगे घूस लेने चला आया। बात आपको सही बता रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का सही प्रपोजल को भी निकालने में लोग बहुत डरता है, और यही दिमाग में घुसाना। आज भी कोल ब्लॉक एनटीपीसी का छोड़ दिया गया, सेल का छोड़ दिया गया, वो दो अनिल अंबानी का भी है। हाँ भाई ना, और शासन वाला प्राइवेट भी। का वो ऑप्शन पे हुआ था। नहीं, देखिए नहीं ऑक्शन में कोई नहीं हुआ है, वो एक्सम चीज था, ऑक्शन नहीं हुआ था। और वही चीज क्या हुआ कि जब इनका है एमओयू रूट से है, आज के डेट में हम पक्की बात बता रहे हैं कि अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर जल्दी हाइड्रोपोएट नहीं करेगा। कहा कि उसे डर हो गया, अभी बैंक उनको लोन नहीं देगा, एनपीए जो हो गया है पैसा सारा, तो आप कहां से पैसा आएगा? बैंक तो देगा ही नहीं, आप बराबर बैंक नहीं, कहां से बैंक अपने बोले, भाग हम लगाएंगे नहीं फिर नहीं। हाथ डालेगा इसमें। तो क्वेश्चन यह है कि पैसा का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, ट्रेंड मैन पावर उतना नहीं कर सकते हैं, टाइम कहाँ किसके पास है। प्राइवेट सेक्टर में आदमी पैसा लगाता है, 1 साल 2 साल में कमाना चाहता है, यहाँ तो टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल तक तो रिसर्च करना पड़ेगा, डीपीआर बनाना पड़ेगा। डीपीआर को एक दिन में बनता नहीं है, 20-20 साल का रीडिंग लेना पड़ता, उसी रीडिंग लेता था पहले, सारा डाटा ही देते थे, प्राइवेट को देवे नहीं करेंगे डाटा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं
जिसमें, और इसमें देखिए दो बात है, फ्लड का भी रिलेशन है जो गवर्नमेंट को देखना है। देयर आर सो मेनी इश्यूज है यहाँ पर कि एक्चुअली हाइड्रो सेक्टर में प्राइवेट को आना ही नहीं था और गवर्नमेंट को भी लगाना नहीं था। जैसे डिफेंस में नहीं लगाया ना गवर्नमेंट किसी को, अब कश्मीर में काम करना ही कुछ नहीं, बट अब आ रहा है सर, आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन डिफेंस आ गया ना। है। देखिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन डिफेंस तो मोदी सरकार ही ला रही है। हाँ, अब वो तो बजट का पार्ट है। तो अब कहने का क्या मतलब है, देखिए क्या है कि ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये जो हमने इतनी बात कही, भले ये व्यू होगा हमारा, लेकिन ये जॉइंट सेक्टर मॉडल को ट्राई नहीं किया गया। स्ट्रेंथ जरूर है, ये बहुत गोयल साहब ने जो बात जॉइंट कही, सेक्टर को ट्राई मुझे वो- नहीं किया गया। सुनिए, नहीं वो दोनों काम क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं साथ में? करने के लिए सवाल है कि जहां तक सिस्टम में करप्ट लोग घुस जाते हैं, नहीं इसमें तो करप्शन का बात ही नहीं। जब आपने एक जॉइंट वेंचर, अब देखिए जो सदर्न ग्रिड जो कनेक्ट हुआ देश में, पावर ग्रिड ने 3 कंपनियों का जॉइंट सेक्टर का, वो पटेल इंजीनियरिंग, बीएस ग्रुप और क्या बोलते हैं आपके सिंप्लेक्स ग्रुप ने मिलके साउथ ग्रिड को कनेक्ट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जिंदगी में पावर ग्रिड खुद नहीं कर सकता था। और ये हम लास्ट टाइम स्टोरी लिखे थे, हमारा स्टोरी बड़ा हार्ड हिटिंग था, क्रुक्स ऑफ पावरपुर। जब वही बोले आप बिजली चली गई, हम भी 27 तारीख को यहीं थे, हम बोले वो बिजली जाएगी, 2 दिन में गई थी। और हमारे कॉन्फ्रेंस में हुआ था, वो एतल बैठे थे और हम भी बोले थे, हम बोले दिस इज गोइंग टू फेल, दिस इज बीन हैपनिंग। हमें तो पता था क्या हो रहा है उनके लो डिस्पैच सेंटर से। तो आपकी तरह हम भी बोले वो गिर गया, ग्रिड बुरी तरह से बर्बाद हुआ। और हमने कवर स्टोरी लिखी क्रुक्स ऑफ पावरपुर, जैसे ग्रैंक्स ऑफ वासेपुर। उसके बाद सुधरा पावर ग्रिड और ये किया, ये कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ दिया। लेकिन कहने का क्या मतलब है, इट स्टिल नीडेड अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर टू डू। ऐसा है, माय पॉइंट इज इट कुड नॉट हैव बीन डन। पावर ग्रिड में आप पॉसिबल है, एनटीपीसी में तो दोनों की कुछ स्ट्रेंथ है, दोनों की कुछ वीकनेस है। थर्मल टेक्निकल, समझिए, ट्रांसमिशन में या थर्मल में ये सब चीज पॉसिबल है। थर्मल पावर स्टेशन एंड ट्रांसमिशन सरफेस वर्क है, बहुत फिक्स डिजाइन है उसके। सुनिए, हाइड्रो में इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं डिफिकल्ट सर, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये मॉडल जो है, गोयल साहब जो बोले, पता है, देखिए गोयल साहब जॉइंट सेक्टर को ट्राई करने में कौन सी, मैं उसमें ही बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा We tried in the joint sector हाँ, ये बात है। with Power Grid of India. We have a joint transmission line, 26 Power Grid, 74% our equity, and it is success. It's a- Karchamang to transmission line to Abdullapur Absolutely. is in the joint sector. It is a success. ये हो सकता है, क्यों नहीं It हो is सकता? दोनों success. कर- And chairman of PT, पॉसिबल है। chairman of JP Power Grid, chairman of नहीं, क्या JP है? Power Grid. ऐसा क्या है? मेरे को नहीं लग रहा है ये बात सही है, क्योंकि ये बात आई थिंक अरोड़ा साहब से पूछनी पड़ेगी मुझे ये बात। क्योंकि अगर ये एक तरफ से देखिए पब्लिक सेक्टर का ये व्यू आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं लग रहा मुझे इसमें कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अरोड़ा साहब, वुड यू लाइक टू कंटेस्ट मी और वुड यू लाइक टू सपोर्ट माय पॉइंट? You have to see the historically. ओके, Till 90s, the hydro was not open to the private sector. राइट सर। And as they said, by 2008, we didn't have the policy. There is no policy, it is tariff policy now. So when you deregulate the sector, Right. the points indicated during discussion by Mr. Prasad, it is not only power plant alone, Correct. which is an issue. There are many other related issues with the hydro, हाँ जी। unlike gas or thermal. It's very different from what you're saying is totally different So from you the rest. can't compare. Yeah. So here These there's two a things different together. thinking required. So deregulation, even California episode was because of deregulation. Right. Even if educated people can also have, who had opened up the sector 100 years back, they had the problem. Right. The man mind is still the same all over the world. Oh, no The different. language is same. Absolutely. Like businessman language and farmer language globally is same. Right. The businessman only sees the green money and the farmer sees the rain. Right. So wonderful, sir. We close. Last comment, sir. I'll say that when I was in the government, I used to think that NHPC is coming now because central government, when we were doing hydro needed decisions at Sir, every short, moment. sir, because Hydro needed decisions at every moment, and we were thinking that central government doesn't have that flexibility. Good, NHPC is coming in 76. When NHPC was started, we were all feeling that they took 30 years or 25 years to mature. After they matured, rather than harvesting them to the full, we finished it. Right. And that is one, because hydro is a different ball game altogether. You may talk of transmissions. Transmissions is like a thermal, you have got surface structures, you are not to take decisions. Then I'm little bit, see, this discussion is going tangent because I may not be in agreement with you for one simple reason, that I feel
it has not been discussed, the joint sector model. And I do not see from any of this argument anything coming out which says that this has been clearly tried in hydro sector. So till such a issue, I will not like to discount this. I would like this to debate to continue the government. It is better. क्योंकि देखिए it क्या है should कि ये continue. We Because will be क्या है able कि- to evolve a good model in times to come. Exactly, with the private. because my criticism is the same model has screwed up NHPC. See, while NTPC grew like anything, forget about thermal and business, all these things, even the complication of the business. It is a model of scientific R&R, getting people engaged, and then having a proper policy. All the three things are not there. Scientific R&R does not exist in the sector. The tariff policy is there instead of a hydro policy, and there is fleecing. All the state government, because there is an act in India where the water is also state subject. Yes. So these complications exist. So don't blame. It is like shooting the messenger, saying the private sector cannot do. So the private sector. ऐसा है सर थोड़ा सा मैं इसमें क्रॉस व्यू ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर इशू पे. प्रैक्टिकल बात समझने की कोशिश कीजिए. हाँ. बात नहीं, practical तो समझिए. समझ रहा हूँ. ना इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हाँ इसमें चूंकि ऐसा है. नहीं सर, आपके जैसा लीडरशिप नहीं आया नहीं तो लीडरशिप बर्बाद हो गया. ना लीडरशिप छोड़िए. हम पूछते अग्रवाल हैं- साहब वहां जाके नहीं, वो बैठे नहीं वो एनएचपीसी में लीडरशिप नहीं है, और जो बेचारे हैं भी नहीं वो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं वो नहीं, सरकार ने खत्म की तो अलग बात है. वो सरकार ने खत्म किया ना. सुनिए, लेकिन एक चीज बताइए, एनटीपीसी में लीडरशिप की कमी तो नहीं थी. ऑल द टाइम चेयरमैन थे, रेगुलर फुल प्रोफेशनल बोर्ड थे. सुनिए, पहले पैसे काफी थे और एनटीपीसी को ईजीएस प्रोजेक्ट दिया गया, कोल डैम विदाउट एनी डैम, विदाउट एनी टनल. नहीं, हम पूछते हैं, मैंने ट्वीट भी किया है उस पर. और 17 साल में उनसे एक प्रोजेक्ट नहीं बना. उसका कारण है सर. नहीं, कारण कुछ नहीं है. हाँ. कारण यह है कि उनको इसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है. नॉलेज नहीं था. क्या Agreed, बता रहे हैं? agreed. तो आप एनटीपीसी को जब नहीं बना उसको blame नहीं कर सकते. प्राइवेट सेक्टर को क्यों ब्लेम करते हैं? बिल्कुल प्राइवेट सही. सेक्टर एकदम को सही. तो ऐसा ही डरा रहा है. 100 बात की ये बात. बस एक बात सुन लीजिए. मैं समझ आपको गया आपकी इसके लिए कोई एनएचपीसी का नाम डालिए, क्यों डालिए. आप जैसे ओएनजीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ जी. उसी तरह से हाइड्रो में एक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाइए जिसमें एक्सपर्ट लोग आवे, Agreed. ट्रेनिंग दें. और हाइड्रो इज ए स्पेशल इशूज. Agreed. डिस्कस करना है स्टेट से, डिस्कस करना है विलेज से, Right. डिस्कस करना है डिजाइन का प्रॉब्लम है. Right, right. एवरी प्रोजेक्ट इज सेपरेट डिजाइन. बहुत डेडिकेटेड टीम चाहिए. हमने जो हाइड्रो प्रोजेक्ट को 8 साल एज चेयरमैन लीड किया, मैं बता रहा हूं कि ये सिस्टम आपको हाइड्रो के लिए एक स्पेशलिस्ट ग्रुप चाहिए ही कंट्री को, भारत सरकार को. Right. अदरवाइज नहीं होगा. So basically what we are closing this discussion. Wonderful to have all our guests here, and I must thank Hetal Mehta on the left, PC Kurilsa from CEA, SC Sharma from former THDC director, and also the former president Hydro for Jindal, our AB Agrawal Saab, chairman of Bhakra Bias Management Board, and who has also spent a lot of time in the hydro project throughout the country. He's one of the finest, I would say, man in the hydro sector. We have Yogendra Prasad. We cannot say more, but he is absolutely a Ratna of the country whose wisdom is required. DP Goyal, thanks again for your help. The way you have worked on the Tala, you set finest examples of executions of project, and to have you was great. Thareja Saab, to have your mind after you're working in the government on the design and all those issues and the complexities of the hydro. Arora Saab, for the wisdom that we need always from you, and UC Jain Saab for the Gujarat experience that came across this discussion. It was a wonderful time to have all of you, and we come to 3 or 4 issues in this, very important, that hydro is a very different ball game, and as Prasad Saab rightly said, its treatment must be done specially. And we must have a special strategy for hydro. Whatever be that strategy, could be a new ministry, government can think, or could be a new body, government can think, but definitely treatment so that the centers and state and all the stakeholders work together. That is what is coming out. We have not tried, because there was a question of whether the private sector is succeeding or public sector is better off in this situation. It looks like public sector has been better off in this situation, especially organizations like NSPC have done well in the past, and also the other organizations like BBMB, Satluj Jal Vidyut, THDC have performed. So there was the question. But then we have not tried and discussed the joint sector model. So good idea to discuss, debate, and find out whether we want to accept, reject this later. But a discussion is surely due now for the government in this area. And last but not the least, we all agree here today that the top power is hydropower. In fact, I just want one last view. Sir, what is the actual cost of electricity at Bhakra today? Kitne paise per unit, sir? This is a very important thing for the viewer, you know. In case we take that actual cost of the power, transmission, everything. Everything, sir, put together. So put together. I'm not is- telling selling price, cost price, sir. Cost price is only 39 paisa, but states, Mind-boggling, mind-boggling. but states, because some of the power is going at the
mutually negotiated or And after that's not the- 50 years, the and asset is one- 50 years old. Let me complete. And if we consider that some of the power is going at the high rates to the Rajasthan fertilizer factory and some portion of Himachal Pradesh and some National Fertilizer Limited, then actually the states are paying only 22.5 paise per unit. Lovely, sir, lovely. So So that is a it- real gem of a project. So such type of things should we think holistically. Jain sir, what is the cost of Narmada, sir? Cost, sir? 57 paisa. So that is the truth, my friends. There is no more competitive or affordable electricity that can be produced in the country in a long-term basis with asset life and quality and value that we have been talking about. You know, imagine Bhakra at the way Agrawal Sahab has talked about 22 paisa odd and 57 paisa for Narmada. I tell you, nothing. We don't have to look anywhere. We can go forward straight away, trust our hydro engineers, and we should ensure that they don't have long faces the way they have now, with no development, no movement. And I hope the government of India under Modi ji will able to revive the hydropower like never before. With this, on this Infra Show, this is Professor A.G. Iyer with you, and with another show we'll come back in the near future. Bye-bye, and thanks to all the guests, and take care.